नमस्कार, अनादि टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। प्रदेश में 28 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनावों से पहले जुबानी जहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई मौक़ों पर तो ऐसा भी लगने लगा है जैसे कि नेताओं के बीच बदजुबानी की होड़ सी मच गई है। गंभीर बात यह कि ऐसा करने और कहने में दिग्गज नेता भी पीछे नहीं हैं। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को झूठा बताते हुए उनके लिए खुद को काटने वाला काला कौआ कह दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव विरोधियों को दफना देने की बात कहते दिख गए हैं। कांग्रेस के युवा नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा बता दिया है। और ये सब नया सिलसिला नहीं है। उपचुनाव के नज़दीक आने के साथ ही कुछ समय पहले से ऐसा दौर जमकर चल रहा है। कमलनाथ ने शिवराज को नालायक कहा था तो उससे पहले दोनों दलों के बीच गद्दार और बिकाऊ जैसे जुमले भी जमकर अस्त्र शस्त्र की तरह एक दूसरे पर दागे जा चुके हैं। अब मामला चुनाव का हो और वो भी सरकार बचाने या फिर से सत्ता में आने के ऐसे भीषण महासंग्राम का हो तो ऐसा होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ये सवाल उठाना भी तो अस्वाभाविक नहीं है कि आखिर इस सब का हासिल क्या है। क्या कोई इस बचकानी कल्पना को सही ठहरा सकता है कि ऐसे बयान देकर जनता को अपनी तरफ किया जा सकता है? बहुत मुमकिन है कि सुर्खियों में आने के लिए इस तरह का आचरण जानबूझकर किया जा रहा हो। मगर इससे किसे नुकसान होगा और किसे होगा फ़ायदा, इसी बात का हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि कुछ बयानवीर नेताओं को अपनी बात को पूरी ताकत से रखने के लिए वे किस किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन बुरा करने जाएगा तो घर से निकल लाएंगे और जमीन में गाड़ने वाले लोग हम हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मामूली बात नहीं है। मर जाए जो कर देंगे। इनको लिया है, उनको लिया है, पता नहीं किस नकली राजा के छोरे को लिया है। अरे वो राजा के ठिकाने नहीं पड़ रहे, उसके छोरे के क्या ठिकाने पड़ेंगे? सबको ठिकाने लगा देंगे। तेरे को भी देख लेंगे, तेरे राजा महाराजा को भी देख लेंगे, कहीं कोई पता नहीं पड़ रहा। झूठ बोले काले कौवे से डरियो, मैं काला कौवा हूं। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। हम नंगे भूखे ही भले, अरे हम नंगे भूखे हैं इसलिए अपने गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। दिनों रात उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनका कष्ट जानते हैं, उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं, उनका कष्ट जानते हैं। तुमने कभी गरीबों को देखा है? तुमने कभी भूख देखी है? ए उद्योगपति, तूने तो मेरे बच्चों की फीस छीन ली, तूने मेरी बहनों के पैसा छीन लिए, तूने मेरे मुंह के बहनों के मुंह के लड़ुआ छीन लिए रे। हाँ, हम तो नंगे भूखे हैं। एक पुरानी कहावत है कि बातन हाथी पाइये बातन हाथी पांव। मध्य प्रदेश के सियासी रण में गरज रहे कई नेताओं में से आखिरकार किसे हाथी यानी इनाम मिलेगा और किसे हाथी का पांव यानी कि सजा मिलेगी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इनाम या सजा के असर से बेफिक्र दिख रहे नेता बातों ही बातों में शालीनता की सीमा लांघने में कोई लिहाज नहीं रख रहे हैं। ये गुस्से की अधिकता से ज्यादा गुस्से का बैर में बदल जाने वाला मामला लग रहा है। भाजपा इस बैर भाव से नहीं उबर पा रही है कि कांग्रेस के कुछ सफल प्रयोगों के चलते वह राज्य की सत्ता में लगातार चौथी बार आने से रह गई थी। लगातार 15 साल तक सत्ता की मलाई खाने के बाद 15 महीने की भूख की छटपटाहट से भाजपा अब भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकी है। इधर कांग्रेस भी बदले की आग में झुलस रही है। केवल 15 महीने में हुकूमत से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए जाने का दर्द उसके व्यवहार में साफ झलक रहा है। 15 वर्सेस 15 वाले इस फैक्टर में दोनों ही दल काफी हद तक अमर्यादित हो चुके हैं और फिर जब मामला
क्रिया की प्रतिक्रिया में तीखेपन के तड़के वाला हो तो बात और भी बिगड़ जाती है। कमलनाथ लॉबी पहले ही सिंधिया के समर्थकों को गद्दार और बिकाऊ कहकर भड़का रही थी, फिर जब सीधे हमले सिंधिया की प्रॉपर्टी को लेकर किए गए तो बात और भी बिगड़ गई। ज्योतिराज सिंधिया ने पहले तो अपने परिवार की पुश्तैनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया और फिर झूठ बोले कौवा काटे के जरिए सीधे कमलनाथ पर आक्रमण कर दिया। उनका एक सभा में ठीक वैसा ही अंदाज दिखा जैसा गए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चौकीदार चोर है के जरिए नरेंद्र मोदी के लिए किया करते थे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का वायरल वीडियो भी जुबानी जहालत का एक और बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। लेकिन दिनेश गुर्जर ने शिवराज सिंह के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसने तो रही सही मर्यादाओं को भी तहस नहस कर डाला। तो सुना आपने नेताओं को, एक वाकई अमर्यादित आचरण की जैसे होड़ सी मची हुई है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ चुनाव का असर है या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इस कदर दुश्मनी में बदल चुकी है कि उसके लिए भाषाई मर्यादा को ताक पर रखकर तार तार कर दिया गया है? इस मसले पर बात करने के लिए अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, मध्य प्रदेश में हो सकता है कभी ज़ुबानी जंग बहुत तीखी हो जाती रही हो, लेकिन इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है जिस किस्म की राजनीति हम राजनीतिक शत्रुता के उदाहरण उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल में देखते हैं, क्या मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे उसी तरफ अग्रसर होता दिख रहा है? देखिए रत्नाकर जी, ये चुनावी बयानबाजियां हैं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चाहे नेताओं की बात करें या मध्य प्रदेश की जनता की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखें, तो मध्य प्रदेश पूरी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार से भिन्न है। यहाँ के नेताओं के बीच में चुनाव के बाद आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन चुनावी मंच पर जो वो बोलते हैं तो चूँकि जनता वही देखती है, तो वहाँ पर जो अमर्यादित आचरण हो रहा है ये वाकई चौंकाने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा घटिया स्तर बोलना चाहिए, बहुत निम्न स्तर पर चला गया है। इतनी ऐसी बयानबाजियाँ पहले कभी नहीं सुनी गई कि आप एक मुख्यमंत्री के लिए नंगे भूखे जैसे शब्दों का प्रयोग करें, आप किसी को दुर्जन कह दें, आप कहें कि मैं काला कौवा हूँ। मतलब ये तो एक पराकाष्ठा है बयानबाजी की कि कहाँ तक स्तर गिर गया है। और इसके लिए यदि मैं कहूँ जिम्मेदार कोई है तो इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस कई तरह से इसके लिए इसलिए जिम्मेदार है रत्नाकर जी कि कांग्रेस को 114 की संख्या के साथ सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, उनको केवल 2 और विधायक चाहिए थे, उनके पास 7 बाहरी विधायकों का समर्थन था, एक निर्दलीय को उनने मंत्री बना लिया था, 115 हो गए थे, उनको केवल एक आदमी को और अंदर करना था, 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके साथ जाने को तैयार थे। तब उनने जो है पता नहीं क्या उनकी परिस्थितियां हुई, उनने अपनी सरकार को बरकरार रखने की कोशिश नहीं की और जब सत्ता छिन गई उनसे तो अब वो इस तरीके का बयानबाजी उनने शुरू की, गद्दार, जयचंद, मीर जाफर और पता नहीं क्या क्या जो शब्दावली उनने 6 महीने में गढ़ी है, ये उसी का परिणाम है कि बार बार वही चीज़ें सुनते सुनते ऐसा लगता है कि आचरण ही राजनीति का वही हो गया है। और अब चूंकि चुनाव आ गया है, नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं और अब बिल्कुल पीक पर चुनाव पहुंच गया है, तो अब नेताओं के बयान और ज़्यादा घटिया स्तर पर चले गए हैं। यदि किसी ने नारियल फोड़ा तो शैंपेन की बात होती है, किसी ने यदि कोई आरोप लगाया तो काले कौवे की बात होती है, किसी ने कहा कि वो जो है कमलनाथ जी बहुत बड़े रईस हैं देश के दूसरे नंबर के, तो साथ में ये भी जोड़ दिया कि शिवराज सिंह नंगे भूखे। तो इस प्रदेश में कौन नंगा भूखा नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, आप इस बात को मानिए। शिवराज सिंह चौहान की ये ताकत है कि उनके पर जब हमला होता है, कोई इस तरीके का भाषाई हमला होता है या व्यक्तिगत कोई लांछन लगाया जाता है, वो बड़े जोर शोर से उसका प्रतिकार नहीं करते, उसको स्वीकार करके कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, अब तुम बताओ तुम कैसे हो। तो ये शिवराज सिंह की ताकत है कि वो अपने आप को आम जनता से जोड़ लेते, क्योंकि प्रदेश की यदि हम कहें तो 70% आबादी उसी नंगे भूखों की श्रेणी में आती है, जिसके पास खाने के लिए ढंग से पूरा संसाधन नहीं है, जिसके पास कोई ना कोई चीज़ का अभाव है जीवन में, तो वो जो जिनके पास अभाव होता है उनको नंगा भूखा कहते हैं अपने यहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को वहाँ से जोड़ लिया। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल पड़ी है कि कमलनाथ जी देश के बड़े उद्योगपति हैं, देश के नंबर 2 के उद्योगपति हैं, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक भी उद्योग क्यों नहीं लगाए।
किसी को रोजगार क्यों नहीं दिया, ढोल चलाने की स्कीम क्यों लेकर आए थे, बैंड बजाने की स्कीम क्यों लेकर आए थे। तो इस तरीके के तमाम जो ये आरोप प्रत्यारोप और ये जो बयानबाजी चल रही है रत्नाकर जी, मुझे लगता है कि जब तक 3 नवंबर तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक इसका स्तर और गिरने वाला है, क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी मध्य प्रदेश में नहीं देखा। और कौन सा नेता क्या बयान कर रहा है, आप तो ये तो देखिए, दिनेश गुर्जर क्या वजन है कांग्रेस में, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई बड़े पदाधिकारी, कांग्रेस मूल संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं है, वो बयान दे रहे हैं। और आप ये मतलब उस पर मुलम्मा चढ़ाने की बात देखिए कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो मीडिया विभाग के जो हैं कोऑर्डिनेटर, वो उसको एलोबरेट कर रहे हैं कि नहीं, उनके कहने का आशय नहीं था, वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो मतलब अब ये राजनीति में एक साथ में जो कथावाचक जो होता है उस तरीके का एक आदमी रख लिया जाए कि एक आदमी एक उल्टा सीधा बयान दे, दूसरा उसका स्पष्टीकरण देता चले पीछे से बड़े बड़े शब्दों में। आपने बयान तो दिया 10 सेकंड का, स्पष्टीकरण 10 मिनट का झेले जनता। तो आप सीधे सीधे कहिए जो कहना है, और यदि गलत कहा है तो उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि इस प्रदेश का चरित्र ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आरोपों को बर्दाश्त करे एक दूसरे के प्रति। नेताओं को जो बयान दे रहे हैं इसका जनता अपना ईवीएम में फैसला करेगी, लेकिन जनता जानती है उसकी हकीकत मुद्दे क्या हैं। आप ये देखिए, बयानों से मूल मुद्दे बाहर हो गए हैं। यदि हम कर्ज माफी की बात करें, जो कांग्रेस का मूल मुद्दा था वो बाहर हो गया। शिवराज सिंह चौहान अभी तक पिछले 2-4 दिनों तक वो जा रहे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में तो कर्ज माफी की कमियां गिना रहे थे, कांग्रेस जा रही थी तो कर्ज माफी की अपनी तारीफें कर रही थी। अब जो है इस बयानबाजी से यह हुआ कि वो शिवराज सिंह को कहना पड़ रहा कि हाँ मैं नंगा भूखा हूँ, कमलनाथ को बताना पड़ रहा है कि नहीं मेरे आदमी ने ऐसा नहीं कहा, उसने उसका कहने का आशय कुछ और था। तो ये जो घटिया स्तर छोटे छोटे नेताओं का आ गया है, इससे बड़े नेताओं की परेशानी खड़ी हो गई। जी ब्रजेश जी, इस तरीके की बयानबाजी मीडिया में तो आपको सुर्खियां दिला सकती है, मीडिया में चर्चा में भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन आम जनता के भीतर इस तरीके की घटनाओं की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? रत्नाकर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल राजनीति में जो भाषा का है जो स्तरहीन होती जा रही है, और इस एक तरह से दुख वाली बात भी कहेंगे हम कि इसको स्वीकृति मिलती जा रही है। यदि बड़ा नेता कुछ बात बोलता है तो उसके कार्यकर्ता भी उसका अनुसरण करते हैं, जबकि पहले हम देखेंगे भाषा का स्तर कितना अच्छा था। पूर्व प्रधानमंत्री आपके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वो तंज भी कसते थे, तो इस तरीके से तीखे बयान भी दे जाते थे वो अपने विरोधियों के बारे में कि उनको सुनने के बाद आदमी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब जिस तरह की भाषा आ रही है वो देखो, आप ऊपर चौकीदार चोर हैं वो भाषा शुरू होती है, और आप अदालत में कहते हैं कि ये तो हमने चुनावी भाषण था। तो आपको नेताओं का जो है दोहरा जो चरित्र सामने आ रहा है जनता के, इसमें चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो। तो और जनता को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह के नेताओं को चुन रहे हैं। यदि इस तरह की भाषा उनकी है तो वो जो शक्ति उनको दे रहे हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? जनता के पास। यदि वो शक्तिशाली बना के एक नेता को भेज रहे हैं, उसका स्तर ऐसा है भाषा का, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है और सदुपयोग भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों का चुनाव ही ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि भाषा में जो मुद्दे रहते हैं जो वो दरकिनार कर दिए जाते हैं, और पब्लिक भी, नेता ये सोचते हैं कि पब्लिक कितना ताली बजा रही है, उनका ध्यान इस पर नहीं रहता है कि मुद्दों पे बात करें, उनका ध्यान इस पर रहता है कि ताली किस में बज रही है। तो वो ताली बजाने के चक्कर में, उनको खुश करने के चक्कर में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, और जिसमें लोगों को भी मजा आने लगा है। तो ये भाषा का स्तर धीरे धीरे गिरने लगा है, जो चिंता की बात है। इसी विषय पर बातचीत के लिए हमने संपर्क किया भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी से। सुनिए गुप्ता जी ने इस बारे में क्या कहा है। अपने विरोधियों को कोसना, उन्हें आयोग को बताना, या जो है आप उन्हें जो है इस तरह के उपमा देना जो जनता में तालियां बजवा सके, ये बड़ा आम सी चीज़ होती है। और चुनाव में छीटाकसी होती है, कटाक्ष होते हैं, सब होते हैं, लेकिन कटुता नहीं होती। अभी तक के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, बयानात हैं, उसमें अच्छी बात यह है कि कटुता नहीं है। दोनों तरफ से एक हेल्दी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। भले ही उसकी भाषा असंयमित है, उसके जो शब्द हैं वो असंसदीय शब्द हैं। असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, चाहे नालायक हो, चाहे बंटाधार हो, चाहे इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उसको बचना चाहिए कि ये उपयोग नहीं करें। देखिए, जैसे सिंधिया जी ने कहा कि मैं कौआ हूँ, तो ये अपने ऊपर कह रहे हैं, वो दूसरे को नहीं कह रहे हैं। हम खुद पर कुछ भी कटाक्ष कर सकते हैं। ये तो उन्होंने एक प्रतीकात्मक तौर पर कहा कि मैं कौआ हूँ, आप झूठ बोलोगे तो काट लूँगा। लेकिन
जिस तरह से दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो भूखे नंगे परिवार से आए, ये जो है इस तरह की चीज़ें आप किसी पर कहें तो उससे राजनीतिक लाभ नहीं होता, नुकसान ज़्यादा होता है। और आप जो भी नेता इस तरह की बात करता है उसकी मानसिकता का भी इससे पता चल। चुनाव फिर चलते हैं स्टूडियो में। पटेरिया जी, एक यहाँ सवाल और उठता है। दिनेश गुर्जर का जैसा आपने कहा कोई बहुत बड़ा कद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट भी छिपा नहीं है किसी से कि वो मुरैना से कांग्रेस का टिकट चाहते थे और ये कहा जाता है कि टिकट ना मिलने के चलते वो कुछ नाराज़ चल रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी कहीं से नज़र आती है कि बयान शिवराज सिंह चौहान को लेकर जानबूझकर दिया गया है ताकि अपनी पार्टी को ही असुविधा की स्थिति में लाया जा सके? रत्नाकर जी, ऐसा खुलकर तो ऐसा दिखाई नहीं देता, उनके मन में जो भी भाव रहे हों। लेकिन अकेला दिनेश गुर्जर जी नहीं है, अकेले यदि हम कहें तो कल अरुण यादव का भी इसी तरीके का बयान था एक सभा में। तमाम नेता इस तरीके के बयान देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यदि हम बात करें, जो उनके जो आप ट्वीट्स देख लीजिए, धूर्त, पाखंडी, पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या ये जरूरी है ये बोलना उनके लिए? क्या वो वाकई में इस लायक है कि वो विधानसभा में बैठकर, विधानसभा में जिस विधानसभा में, जैसा दिनेश जी कह रहे थे, असंसदीय शब्दों का प्रयोग से बचना। जिस विधानसभा में या जिस संसद में आप झूठ को झूठ नहीं कह सकते क्योंकि वो असंसदीय शब्द है, वहाँ पे आपको असत्य कहना पड़ेगा। तो जब आपकी जबान दिन भर वही घटियापन बैठा हुआ है जबान में, तो निकलेगा वही। इसलिए गरिमा गिर रही हमारे वैधानिक संस्थाओं की, चाहे संसद को देख लीजिए, चाहे विधानसभा में देख लीजिए। वहाँ जिस तरीके की अनर्गल बयानबाजी होती है जिसको बाद में विलोपित करना पड़ रहा है, उसकी वजह यही है। जिस तरीके से ब्रजेश जी ने कहा कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुआ करते थे, वो बड़े पोशीदा अंदाज में तंज कसते थे जिसको आदमी स्वीकार भी करता था। रत्नाकर जी, आप हमने देखा है कि एक दौर था, आर.के. लक्ष्मण बड़े कटाक्ष भरे कार्टून बनाते थे, प्रदर्शनी भी लगाते थे। जिस नेता पर प्रदर्शनी बनाते थे वो नेता खुद जाता था, तारीफ करके आता था। आज आप किसी के बारे में कोई एक कैरिकेचर बना के डाल दीजिए, आपके खिलाफ जो अदालत में वो मानहानि का मुकदमा कर देता है। क्योंकि हमारे सहन करने की क्षमता इसलिए ख़त्म हो गई है क्योंकि हम उसी तरीका व्यवहार करने लगे हैं। हम दूसरे पर उसी तरीके आक्षेप लगाने लगे और हम पर कोई आक्षेप लगाता है तो हमें स्वीकार नहीं होता। ये जो एक मर्यादा लांघने की जो बात है नेताओं की, वो बहुत गलत है। और चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे ये चुनावी सभा हो, आपको शब्दों की मर्यादा तो रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पर आप अपने घर में नहीं बैठे, चार लोगों के बीच में नहीं बैठे, आप उस जनता के बीच में बैठे जो आपको देखकर देश का भविष्य तय करती है। छोटे छोटे बच्चे आपको सुन रहे हैं, वो भविष्य के राजनेता हैं, भविष्य के वैज्ञानिक हैं। वो कहाँ क्या दिशा आप देना चाहते हैं एक मंच पर खड़े होकर? तो ये नेताओं को तय करना होगा कि वो कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस मंच पर उनको कैसी बातें करनी चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर ये, अब यदि हम कहें देश में इतने चुनाव हो गए, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 1956 से मध्य प्रदेश में लगातार हर 5 साल में चुनाव है, कुछ तो जल्दी भी हो गए। 12, 13, 15वीं विधानसभा चल रही तो 15 चुनाव मध्य प्रदेश के विधानसभा के हो चुके हैं। तो इन 15 चुनाव में, इसके पहले के यदि हम चुनाव में जाते हैं तो कहीं ये घटियापन नजर नहीं आता बातचीत का। क्या 1956 के जो हमारे नेता चुनाव लड़े थे, क्या वो इसी तरीके लड़ते झगड़ते थे मंच पर? क्या हम 2003 के नेताओं को देखें, दिग्विजय सिंह के लिए यदि बंटाधार नाम दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो दिग्विजय सिंह के लिए और ज़्यादा घटियापन पे नहीं उतरे। वो बंटाधार उन्हें शब्द इसलिए क्रिएट किया कि उसमें मध्य प्रदेश वाकई बंटाधार की स्थिति में था कि ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, पूरी जनता हर तरह परेशान थी। तो वो एक उनने जो उस पर क्रिएट किया था, लेकिन जिस तरीके से धूर्त शब्द का प्रयोग नहीं किया था, पाखंडी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, मक्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया था, किसी को नंगा भूखा नहीं कहा था, कोई राजा है तो उसको ये नहीं बताया था कि तुम राजा हो। तो इस तरीके की जो शब्दावली जो गढ़ी जा रही है, इसके लिए मूल वजह यह है कि राजनीतिक दलों का चरित्र गिर गया है। वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं नेता बनकर, वो बस इसी टाइप के लोग आ रहे हैं। वो कोई ना तो कॉलेज की राजनीति से निकल कर आए, ना अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिसको कोई काम ना मिला वो राजनीति में आ जाए। यहाँ जो इस तरीके के बयानबाजी करके आप जल्दी लाइमलाइट में आ जाते हैं। यदि हम इन बयानों पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे दिनेश गुर्जर की बयान हो, चाहे उमंग सिंघार के बयान हो, तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का अनर्गल बयान दिया। यदि वो ये अनर्गल बयान नहीं देते तो शायद उनकी चर्चा ही नहीं होती, किसी भी टीवी चैनल पर नहीं आ रहे होते, लोग उनको देखते नहीं, अखबारों में छपते नहीं। तो ये उनकी प्रवृत्ति हो गई है कि छपना है आपको, दिखना है आपको, तो कुछ ना कुछ उलूल जलूल कीजिए। अब ये उलूल जुलूल का फैसला जनता को करना चाहिए। जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि जनता अच्छे लोगों को चुने, संभ्रांत लोगों को चुने, कम से कम मर्यादित आचरण करने वाला तो हो उसका जनप्रतिनिधि, कि उसको गर्व हो सके। जी, लेकिन ब्रजेश जी, आपने कुछ देर पहले कहा था कि चुनाव आयोग का आपने जिक्र किया था
क्या जब स्तर इतना गिर चुका है, इतना घटियापन जब आ चुका है, तो क्या ये वक्त नहीं है चुनाव आयोग के लिए कि वो स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामलों में कार्रवाई की शुरुआत कर रहे, वरना चुनाव तक तो पता नहीं माहौल कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। सही कहा रत्नाकर जी आपने, चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरह से तेजी आई है इसमें, आगे आप देखेंगे अगले चुनाव में 2-4 चुनाव और देखते जाइए और गिरता ही चला जाएगा। हमने देखा है कि स्तर गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। हालांकि इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक रहते हैं, जिन जो भी इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जो भी दल करते हैं, और जब हुई है इस तरह की भाषा का उपयोग और नुकसान ही उठाना पड़ा है, भले ही देरी से उठा। चाहे हम गुजरात के चुनाव में देख लें, जब भाषा का स्तर गिरा तो नरेंद्र मोदी पावर में आ गए। जितने उन पर भाषाई हमले हुए, गलत हमले हुए, इस तरह के स्तरहीन हमले हुए, तो वो और नेता और पावरफुल हुआ जैसे। तो इससे पहले इतिहास में भी हम जाएं तो कहते हैं कि मोरारजी देसाई लगातार इंदिरा गांधी पे हमले करते थे और इसके बाद इंदिरा गांधी सड़क से उठ के फिर सत्ता में आ गई थी। तो हमने देखा है ऐसे परिणाम जनता सबक तो देती है, लेकिन इसका स्तर लगातार तेजी से ना गिरे, इसमें चुनाव आयोग को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, जैसा कि संसदीय भाषा होती है संसद में। अब नेता क्या कहते हैं, पब्लिक में और अपने लोगों में बोलते हैं, अपने लोगों में बोलते हैं तो वो उत्तेजना में बोलते हैं, उनको खुश करने के लिए बोलते हैं और विरोधी को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। सदन में उनकी बोलने की जो तरीका हम देखें, कई विधायक ऐसे हैं जो सदन में बोलते ही नहीं है, 5 साल चले जाते हैं, उनको बोलने के लिए खड़े ही नहीं होते। यदि वहाँ बोलेंगे तो उनके भाषा के स्तर में सुधार आएगा, क्योंकि वहाँ पे अध्यक्ष टोकते हैं उनको, भाषा का एक स्तर सुधरेगा। पढ़ेंगे तो इस तरह की उनको कटाक्ष करने के लिए एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पहले भी होते रहे हैं। जैसे हमारे बड़े नेता रहे, जैसे अटल जी का नाम मैंने लिया, पटेरिया जी ने लिया, कि उनके भाषण सुनने के लिए विरोधी भी जाते थे। हमने सुना है और हमने देखा भी है अटल जी को कि उनके भाषण सुनने विरोधी भी जाते थे, और जब वो कटाक्ष करते थे अपने विपक्ष पे तो मुस्कुराते थे वहाँ बैठे बैठे। एक कला थी उनमें। तो ऐसा नहीं है कि आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे तभी आपको लोग सुनेंगे और संज्ञान में लेंगे। आप एक तरीके से बोलेंगे तब भी आपको लोग संज्ञान में लेंगे, और उससे आपके एक चरित्र पता चलेगा कि हमने एक अच्छे नेता को चुना है। जैसा कि लोग आज भी अटल जी का उदाहरण देते हैं, आपका भी उदाहरण बनेगा। जी जी, निश्चित रूप से। इसी विषय पर हमने बात की हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी से। उपमन्यु जी ने इस मामले में जो कुछ कहा वो हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, ये जो भाषाई उपद्रव अचानक से शुरू हुआ है दोनों दलों के बीच में, उसका मुझे मूल कारण ये लग रहा है कि ये उपचुनाव में बहुत ज़्यादा मुद्दे, पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे इनके पास नहीं है दोनों दलों के पास। जो अमूमन आम चुनाव में होते हैं, बिजली पानी सड़क टाइप के जो मुद्दे होते हैं, वो इनके पास है नहीं, क्योंकि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई बड़ा पराक्रम नहीं किया था जिसको लेके वो जनता के बीच जा सके। उन्होंने शुरुआत में कर्ज माफ़ी का मुद्दा हाथ में लिया, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया और जब जनता की तरफ से ही पलटवार होने लगी कि हमारी कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये शेर की सवारी करने में कोई तुक नहीं है। फिर उन्होंने टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा उठाया और कुछ दिन तक इस पर कायम रहे। बाद में जब वो खुद ही दूसरे दल के उम्मीदवारों को ला के टिकट दिया 10-12 लोगों को, तो वो उनके पास इतना नैतिक बल ही नहीं बचा कि वो इस मुद्दे को भी चुनाव में उठा सकें। और कमोबेश बीजेपी की भी यही स्थिति है। 6-7 महीने में उन्हें खजाना खाली मिला था, तो शिवराज बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाए। हालांकि घोषणाएं कर रहे हैं, अमल की कहानी फिर कभी। और दूसरा, दल बदल का जहाँ तक सवाल है, तो वो भी कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा सकते कि आपने बीजेपी से या सपा से या बसपा से उठा के लोगों को टिकट दिया है, क्योंकि वो तो पूरी बटालियन कांग्रेस की बीजेपी में आई है। इसलिए ये मुद्दा विहीन चुनाव है और उसके कारण मंच से अब ये अमर्यादित आचरण नेताओं ने शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों के लिए ये बहुत ही कठिन घड़ी है। एक को सरकार बचानी है और एक को सरकार फिर से बनानी है, तो इसलिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो दोनों दल के नेता एक दूसरे को चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, इसका जनता पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बल्कि नकारात्मक असर पड़ता है। बनिस्बत इसके एक ज़माना था कि पुराने नेता इतने ज़्यादा मर्यादित होते थे कि आम सभा में सिर्फ मुद्दों पे बात करते थे और अपने प्रतिद्वंदी का नाम तक नहीं लेते थे। उसमें भी वो समझते थे कि उनका प्रचार हो जाएगा और बहुत ही सलीके से अपनी बात कहते थे। और अभी जो हो गया है वो उसका एकमात्र शायद वजह ये है कि राजनीति के मायने बदल गए। अब सिर्फ सत्ता ही राजनीति के मायने रह गए और इसीलिए नेता किसी भी हद तक जाके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मर्यादा, लिहाज या सदाचरण जैसी चीज़ें अब बची नहीं है राजनीति में, और ये उसी का परिणाम है जो भी हम देख रहे हैं, जिसमें कोई किसी को नंगा भूखा कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है।
तो ये उसी का परिणाम है। स्टूडियो चलते हैं प्रभु जी, आज के कार्यक्रम का समापन आपके एक उत्तर से करना चाहेंगे हम। ललित जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भाषाई उपद्रव, और ये वाकई भाषाई उपद्रव वाली बड़ी चिंताजनक स्थिति है प्रदेश में। आपने भी कहा कि बहुत ही घटियापन सवार हो गया है। एक सवाल केवल ये है कि ऐसे मामले में अब प्रदेश के मतदाता की क्या भूमिका रह जाती है? वोट तो देगा वो निश्चित रूप से, लेकिन वो किस तरीके से मतदान से पहले ऐसी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, और उसे देना भी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए रत्नाकर जी, मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो नेता मदान्ध हो जाते हैं, वो वाली स्थिति है ये। और नेता चुनाव के पहले, मध्य प्रदेश के खासकर नेताओं की बात करें तो उस समय सुर होते हैं, एलिट क्लास होता है, बड़े नफासत से रहते हैं, नफासत से बातें करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, और चुनाव होते ही असुर हो जाते हैं वो। जैसे असुरों की लड़ाई है, हम चूँकि सत्ता के फाइनल में बात करें तो ये महाभारत का संग्राम हो रहा है और इसमें सुर असुर जैसी लड़ाई हो गई है। तो अब जनता को तय करना है उसको सुर के साथ जाना है कि असुर के साथ जाना है। इसमें परीक्षा की घड़ी जो है वो नेताओं की जनता के सामने है, उनका चरित्र दोनों तरह का उजागर है जनता के सामने। उसको चुनना है कि वो किस दल के साथ जाना है, किस व्यक्ति के साथ जाना है, कौन उसके लिए अच्छा हो सकता है। और सीधी सी बात है, जिसके संस्कार अच्छे होंगे उसकी भाषा अच्छी होगी, जिसकी भाषा अच्छी होगी उसका चरित्र भी अच्छा होगा, तो आपके ज़्यादा काम आ सकता है। जी जी, जिसकी संस्कार अच्छे होंगे उसकी भाषा अच्छी होगी, जिसकी भाषा अच्छी होगी उसका चरित्र भी अच्छा होगा। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कम से कम कांग्रेस के स्तर से जो चीज़ें शुरू की गई थी, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन वाली बात है, उसके रिएक्शन में भाजपा की तरफ से भी अब कुछ ऐसी बयानबाजी आने लगी हैं जो वाकई एक दुखद संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनके बाद इस तरीके की घटनाएं और देखने को नहीं मिलेंगी और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।